बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर सचिन आज आपको 2022-23 मैथ्स 4 का सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की वेल प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं मैथ्स 4 का पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको पेपर दिख रहा होगा। ये आपका पेपर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया से पेपर दिख रहा होगा आपको। ठीक। और देखिए, यहाँ पे जब आप पेपर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस पेपर में जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फाइंड, कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी। ठीक है, और ये आपका सॉल्व करना है, पीडी को क्लासिफाई करना है, पीडी को वेव इक्वेशन 2 डायमेंशन बताना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, कार्ल पियर्सन है। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसा कि दिख भी रहा है बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए, पेपर कभी भी आएगा, बैलेंस पेपर आएगा, 60% टफ होगा, 40% ईजी होगा, 40% ईजी होगा, 60% टफ होगा। तो बट ये है कि आपको कुछ कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हो और आप उनको कर ले जाएं। ठीक है, अगर एक आधे क्वेश्चन जो है वो टफ आते हैं तो वो पैनिक नहीं होना पहले तो। अरे नहीं सोचने कि यार ये नहीं कर पा रहे, अरे जो कर पा रहे उसको करो ना यार, जो नहीं कर पा रहे उससे क्या मतलब है। इतना पेपर में तुमने थोड़ा भी अगर ध्यान दिया है, सब्जेक्ट पे, क्लासेस पे ध्यान दिया है, टीचर ने इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो प्रिपेयर किए हैं, तो अब एग्जाम टाइम में आप इधर उधर मत भटकें। जो चीज़ें बताई गई उन्हीं को बार बार लिख करके देखें कि आप लिख पा रहे हैं अपने मन से कि नहीं लिख पा रहे, क्योंकि वहां पर आप किसी के भरोसे नहीं रहना आपको। ठीक है, और मैथ्स के पेपर में तो आप वैसे भी किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, आप देखेंगे कितने आसानी से मैंने सारे सॉल्यूशन लिखे हैं मेहनत करके, और मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको पता है कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आपसे वो कह रहा है कि जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए प्लस बी स्क्वायर करके समथिंग है। ठीक है, और वो कह रहा है कि आप इसका सोल्यूशन बताइए। ठीक, तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले डेल जेड बाई डेल एक्स करते हैं, फिर डेल जेड बाई डेल वाई करते हैं। तो जैसे ही आप एक्स के लिए पार्शियल करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा, ए बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या होता है, पी होता है। उसी तरह से आप दोबारा क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिख भी दिया है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो डेल जेड बाई डेल एक्स जब आपने कर दिया, ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर कि ये डेल जेड बाई डेल एक्स हो गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू यानी कि ए क्या आ गया आपका, पी आ गया। तो पी जब ए हो गया आपका, ठीक है, उसी तरह से आप क्या करेंगे, डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे। जब डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, क्यू कहलाएगा। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, एक्स और ए का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वाई का 1 हो जाएगा और बी बचेगा। तो यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई होता क्या है, क्यू होता है। तो यानी कि पी हो गया, क्यू हो गया, और जो आपका रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, पी इक्वल टू ए और क्यू इक्वल टू बी। तो अब जहां जहां पर भी ए और बी दिखाई दे रहा है, देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक होता है कि जो भी कांस्टेंट है उनको एलिमिनेट किया जाए, एक होता है फंक्शन को एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट दिए हुए हैं, तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, पी आ गई, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई है। ठीक है, उसी को रख देंगे तो आंसर हो जाएगा इस तरह से, आपका आंसर आ जाएगा जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं बढ़िया से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप उसको भी देख लीजिएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका बढ़िया से, जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और
देखिए इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या रहा है आपका कि यहाँ पे क्या है कि पीडी ही सॉल्व करना है। वो पीडी क्या दी हुई है, del टू जेड अपॉन del x2 माइनस del टू जेड अपॉन del y2, ठीक है, ये जीरो दिया हुआ है। तो जब ये जीरो दिया हुआ है आपको, ठीक, तो क्या करना है आपको, देखिए बहुत सिंपल सा है कि जो del z बाई del x होता है, ठीक है, तो जो del बाई del x होता है उसको d बोलते हैं और del बाई del y को d डैश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह देंगे हम कह देंगे d2z माइनस d डैश का स्क्वायर z, ठीक है ना, वो जीरो हो रहा है। तो d को हम लोग क्या कर दें m लिख लें और d डैश को क्या लिख लें 1 लिख लें। तो जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो इक्वेशन जब m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आपका m इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि ये रूट आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये रूट आ जाएगा, ठीक, तो आप देख सकते हैं कि रूट आने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक, और सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा ये, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है, f1y प्लस एक्स और f1y माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि m स्क्वायर माइनस 1 है, जीरो आया तो m की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 1 आई, ठीक है। तो जो CF हो क्या हो गया f1y प्लस एक्स और प्लस f2y माइनस एक्स, ठीक। उसको कई बार बता चुके हैं अभी। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने में मतलब नहीं है। मैंने अभी 1920 का पेपर आपको सॉल्व करके बताया था, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो जब आप उसको अगर एक बार पूरा 1 आवर का वो सोल्यूशन है, अगर एक बार उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो मैंने वहां पर आपको कंसेप्ट भी बताया है कि जब d माइनस एम डी डैश माइनस ए होता है तो कैसे e की पावर ax करके लिखते हैं, फंक्शन में f1y प्लस mx लिखते हैं। तो चूंकि यहाँ पे d माइनस एम डी डैश माइनस ए नहीं है, ये होमोजीनियस है, नॉट नॉन होमोजीनियस, तो a जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए फंक्शन क्या होगा y प्लस mx। तो m की वैल्यू एक बार प्लस 1 है, एक बार माइनस 1 है, तो सो सिंपल। उसी तरह से देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने पे आपको दिख रहा है एक क्लासिफाई करना है क्वेश्चन को यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई माइनस यू एक्स वाई। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मैटर फंस सकता है, क्योंकि इसमें जो है एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या दिया है। मैं क्वेश्चन को बहुत ध्यान से दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या दिया है। ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे डबल ऑर्डर दिया है एक्स का, यहाँ पे डबल ऑर्डर दिया है वाई का, ठीक है, ये एक्स वाई है। तो आप इसको पहले क्या करिए बीच में लिख लीजिए, इसको इधर लास्ट में लिख लीजिए। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा ए बी सी का, यानी कि ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ से माइनस 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें इसी बात की जो है इंपॉर्टेंस है। और ये जैसे ही आप क्या कर देंगे, इसको रीसफल करेंगे, रीसफल करने के बाद फिर क्या करें आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी माइनस में आ जाएगी, माइनस का 3, ठीक है। जैसे ही आप माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखने से क्या होगा कि वो इलिप्टिक हो जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है इलिप्टिक होता है आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी बढ़िया से, ठीक। अच्छा देखिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि वेव इक्वेशन लिखनी है, तो ये तो रटने की चीज़ है। 2 डायमेंशन में आपको वेव इक्वेशन लिखनी है। वो क्या होती है del 2u अपॉन del t2 होता है, c स्क्वायर del 2u अपॉन del x2 प्लस del 2u अपॉन del y2 होता है, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन में करते हैं क्या बेसिकली आप, अर्थमेटिक मीन में दो चीजें होती है, एक होता है x, दूसरा होता है f। तो दोनों को आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं x और f को, और जो सिग्मा एफ एक्स आता है कौन सिग्मा एफ कर देते हैं, क्योंकि एक्स और एफ दिया हुआ है तो बहुत ज्यादा इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटी सी चीज है। आप मल्टीप्लाई करिए दोनों को, फ्रीक्वेंसी और एक्स को, और उसको ऐड कर दीजिए और सिग्मा एफ से फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये मल्टीप्लाई करके दिखाया है, यानी कि 1 इंटू 5 5 हो गया, 2 इंटू 9 18 हो गया, 13 इंटू 12 जो सॉरी यहाँ पे जो है ये कुछ गड़बड़ लिख गया, यहाँ पे 3 था, ठीक है ना, यहाँ 3 था, 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू 17 68 है, तो ये हो गया 3 इंटू 12 36 है, ठीक, 4 इंटू
इस तरह से 289 आएगा, 289 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि इसको आप जोड़ेंगे तो 73 आएगा, 73 से डिवाइड करेंगे 3.958 आ जाएगा। यही है, इतना आपको करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि आप फॉर्मूला लिखिए कार्ल पियर्सन का। ठीक है, और कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिखने के बाद बताइए कि रेंज क्या होती है आर की। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो होता है कैपिटल वो एक्स माइनस एक्स बार होता है, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन की अलग अलग वैल्यू हो उसमें से आप मीन को माइनस करते हैं और लिख देते हैं। उसी तरह से y की जो वैल्यू हो उनको लिखते हैं, उसमें से मीन को माइनस करते हैं, डिफरेंस लिख देते हैं। तो जो डिफरेंस आता है उसका एक बार स्क्वायर x का स्क्वायर कर देते हैं, y का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, वहां से आपको r निकल के फाइंड होकर के आता है। r की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये -1 से लेकर के 1 तक की होती है। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में पूछी गई, दोनों का आंसर दिया गया। अब देखिए एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम आ गई है कि अगर पी ए दिया हुआ है 1/4, पी बी दिया है 1/2, तो पी ए यूनियन बी क्या होगा और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ये तो दिया हुआ है पी ए यूनियन बी। आपको फॉर्मूला पता है कि यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी के, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे इस तरह से, और इंटरसेक्शन को इधर ले आए, यूनियन को उधर भेज दिया, तो ये इंटरसेक्शन निकालना था, इसकी वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, तो ये हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच जो है आपका करने जा रहा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का। तो जो मीन होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो एनपी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्योंकि ये 2 नंबर पूछा गया तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे यही क्वेश्चन जो है वो आपका लॉन्ग में आता है तो आप क्या करते हैं, कुछ खास नहीं। फॉर्मूला क्या होता है उसका, वो होता है p + q होल टू द पावर n। ठीक है, तो उसको एक बार आप एक्सपेंड कर दीजिए, r की वैल्यू 0 1 2 3 करके 0 से एक बार मल्टीप्लाई करिए, 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, सबको सम कर दीजिए तो सिग्मा एफ आर हो जाएगा। और सिग्मा एफ आर अपॉन सिग्मा एन कर देंगे, यानी कि सिग्मा एन मतलब कि सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का सम जो कैपिटल एन कहलाता है वो कर देंगे, तो ये यही चीज आ जाएगी। एनपी होता है क्योंकि ये करने पर दो नंबर में इतना डेरिवेशन बहुत है। और फिर इसके बाद क्या होता है कि एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी क्यू जो है वहां पर जो है तो आपका सिग्मा एफ आर स्क्वायर आता है और माइनस सिग्मा एफ आर जो है वो एनपी आया होता है, सिग्मा एफ इसका 1 ही होता है, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और एनपी क्यू आ जाएगा। ये हुआ है सिग्मा एफ आर स्क्वायर और ये हुआ है सिग्मा एफ आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एनपी हुआ है, एनपी एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एनपी क्यू हुआ है। ठीक है, 2 नंबर में इतना बहुत है, ज्यादा आपको नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक, फिर कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है। देखिए मैंने कई बार बताया कि नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस बहुत सीधी सी बात है कि जो आपने ऑब्जर्व किया और जो एक्सपेरिमेंटल हुआ उन दोनों का डिफरेंस,
ठीक है। तो अगर ऑब्जर्व्ड में और एक्सपेरिमेंटल में कोई डिफरेंस नहीं है कहीं पर, ठीक है, तो वही आपकी नल हाइपोथेसिस है। अगर मान लीजिए ऑब्जर्व वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस है, तो फिर आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ जाएंगे, कहेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो यहाँ पर भी शायद मैंने कुछ इसी तरह की बात करी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे न्यूटन ने जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाली थी, बट हम लोग अगर सॉल्व करते हैं ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ तो वो कुछ और आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है वहां पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हो रही है। देखिए, हम न्यूटन नहीं है, न्यूटन ने जो प्रैक्टिकल किया वो किसी एक डेफिनेट प्लेस पे किया था, इसलिए उसकी वैल्यू अलग थी, हमारी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। उसकी मतलब सॉरी, उनकी वैल्यू अलग आई थी, ठीक है, क्योंकि बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े मैथमेटिशियन। तो हम जो है इनके बारे में बहुत सम्मान से बात करेंगे, और इस तरह से ये चीज 2 नंबर के लिए बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। फिर कहते हैं डिस्कस कंट्रोल चार्ट। देखिए कंट्रोल चार्ट क्या होता है? कंट्रोल चार्ट बेसिकली क्या है कि कुछ चार्ट्स होते हैं और उनसे हम क्या करते हैं कि आपका क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, SQC। तो जहां पर भी क्वालिटी की बात आती है भाई, बहुत सीधी सी बात है, आप कोई भी ब्रांडेड आइटम लेते हैं और मान लीजिए कि दुकानदार आपको लोकल चाइना आइटम दे दे या दिल्ली बेस्ड कोई आइटम दे दे, तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा। तो इसलिए ऐसे चीजों को रोकने के लिए, ठीक है, वहां पर हम लोग कंट्रोल चार्ट पढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे मेन फंडा तो यही है। बाकी बुकिश लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं एक बार देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, क्वालिटी को जो है वो कंट्रोल करने के काम में जो चीज होती है यूज करते हैं वो कंट्रोल चार्ट है, ठीक है ना। क्वालिटी फॉर प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम देखिए कोई भी 2 वेरिएबल ले सकते हैं, हो सकता है क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात टाइम के अकॉर्डिंग हो रही हो, ठीक। भाई सोने का रेट आज बहुत ज्यादा है, पहले क्या था? कम था, तो टाइम के हिसाब से उसका जो रेट है वो बढ़ गया है। तो जो है अब जैसे कि ये भी है कि ज्वेलर्स क्या करते हैं, कैरेट में सोना देते हैं, तो वो सोना जो है वो 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, ठीक है ना, तो वो शुद्धता बताता है। अब ये नहीं कर सकता वो कि आप पैसा 22 कैरेट का दो और आपको चीज वो 20 कैरेट की दे दे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो इसके लिए कई सारे जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर बनाए रखे गए हैं, कई सारे जो है वो प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं को जो है टाइम टू टाइम जो है वो डेटा कलेक्ट करना होता है और आगे बढ़ाना होता है कि हाँ क्वालिटी से कोई समझौता ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि देखा भी है, इट इज अ ग्राफ यूज्ड इन प्रोडक्शन कंट्रोल टू डिटरमाइन वेदर क्वालिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर बीइंग कंट्रोल्ड अंडर स्टेबल कंडीशंस, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये आया था, ठीक, ये आपका इसमें जेड नहीं लिखा था, मैंने जेड लिख दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग? एक बार एक्स क्या ले लेंगे, e⁻x ले लेंगे, और एक बार वाई क्या ले लेंगे, e⁻y ले लेंगे, ठीक है। और देखिए कि आप जो है इसको कैसे करेंगे भाई, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को e⁻X ले लेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एग्जैक्ट के लिए हमको क्या करना होता है, x को e⁻x जो है वो लेट करना होता है। तो हमने क्या कर दिया, x को e⁻x लेट कर दिया, y को e⁻y लेट कर दिया, ठीक है। तो log ले लिया, log स्मॉल x क्या हो गया, कैपिटल X हो गया, log स्मॉल y क्या हो गया, कैपिटल Y हो गया। अब हमें ये पता है कि कहीं पर भी अगर जो है वो x स्क्वायर d स्क्वायर होता है तो हम उसको d-1 में तोड़ते हैं, और अगर y स्क्वायर d स्क्वायर होता है तो उसको हम d-1 में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्रेक लिख दिया इसका, ठीक है। तो d अंदर गया, d स्क्वायर हो गया, यहाँ गया तो माइनस का d हो गया, यहाँ d स्क्वायर हो गया माइनस का, यहाँ प्लस का d हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, इसको एक साथ लिख लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये d माइनस d हो गया, ठीक। d माइनस d को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, d प्लस d-1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कैपिटल Y और कैपिटल X में ये फॉर्मूला लिख दिया हमने CF का, ठीक है। ये क्योंकि नॉन होमोजेनियस फंक्शन था, ये होमोजेनियस था, ठीक है। तो इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, और इसको क्योंकि हम जो है कभी भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको और ज्यादा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, ठीक। तो हम कैपिटल Y और कैपिटल X को जो है वो log y log x में ही लिखेंगे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे log y log x में हमने लिखा हुआ है सोल्यूशन, ठीक है।
और जो है log y log x में सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और देखिए भाई कि जस्ट अ सेकेंड, देखिए तो यहाँ पर हमने CF तो लिख दिया, ये हमारा CF आ गया, ठीक है। अब देखिए जो लॉग की चीज आ रही होती है उसको एक अनदर फंक्शन ले लें G1 का और G2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा xg2 करके y/x, ठीक। और देखिए अब इसके बाद क्या करें कि हम इसको PI निकालने जा रहे हैं। PI निकालने के लिए हम क्या करें, इसको जो भी d का फंक्शन है वो 1/में लिख लें, क्योंकि x y राइट हैंड साइड पे दिया था तो उसको हमने क्योंकि e की पावर x और e की पावर y लिया था, स्मॉल x और y को, तो e की पावर कैपिटल x और कैपिटल y लिख लिया। अब ये क्योंकि क्या हो जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, तो जहां पर ये a की वैल्यू क्या है, x के साथ वाला 1 है, यानी कि, और b की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो हमने d को d प्लस a से रिप्लेस किया और d डैश को d डैश प्लस b से, a और b दोनों 1 है तो हमने वो लिख दिया। अब एक 1 एक -1 से कट जाएगा तो यहाँ पे d प्लस d डैश प्लस 1 हो जाएगा, ये बाहर आ गया। अब क्या करेंगे, इस वो 1 को आगे लिख लें, इसकी पावर -1 लिख लें, तो जब एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो 1 -b और -d डैश हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के साथ 1 का प्रोडक्ट 1 ही आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब होमोजीनियस हो रहा है तो होमोजीनियस केस में हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। होमोजीनियस केस में करेंगे क्या कि हम एक बार 1 -1 लिख देंगे, ठीक है। डी की जगह 1 लिखेंगे और डी डैश की जगह 1 लिखेंगे, तो 1 -1 क्या हो जाएगा 0, केस फेल हो जाएगा। देखिए केस फेल होने की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैपिटल एक्स है क्या आपका, लॉग एक्स है, तो लॉग स्मॉल एक्स हो जाएगा, और आपका चल क्या रहता है e की पावर कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, वो था क्या एक्स और वाई स्मॉल, ठीक है। तो एक्स स्मॉल एक्स वाई हो गया, लॉग एक्स हो गया, ये आपका CF हो गया, ये आपका PI हो गया, दोनों को ऐड करके लिख दिया, y का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एक नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड एंड फास्टेंड टू टू फिक्स पॉइंट्स, कि दो फिक्स पॉइंट हैं, वो दोनों L मीटर की दूरी पर है। अगर L मीटर की दूरी पर है तो ux, 0 क्या है, a sin पाई x अपॉन L है, और टाइम t क्या है उसका 0 है। तो हमें ये शो करना है कि जो u आता है वो इस तरह का आता है, a sin पाई x अपॉन L और cos पाई ct अपॉन L, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया कि हमने वेव इक्वेशन लिख दिया। वेव इक्वेशन क्या होती है, del 2 अपॉन del t2 c स्क्वायर del 2 अपॉन del x2। तो वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये बाउंड्री कंडीशन होती है u 0, t बराबर 0, ul, t बराबर 0, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग होगी दो पॉइंट पे फिक्स होगी, तो जो दो पॉइंट होंगे उनसे वो कहीं इधर नहीं जाएगी, तो उस पर डिस्प्लेसमेंट u क्या होगा, वो 0 रहेगा, इसीलिए उसको हमने 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा देखिए इसका सॉल्यूशन होता क्या है, इसका सॉल्यूशन होता है आपका ये, यहाँ पे देखिए लिख रखा है मैंने, और ये आपकी जो है इसमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग में क्या होगा कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, del u by del t वो 0 रहेगा, ठीक है। और ux, 0 जो है वो ये फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, a sin पाई x अपॉन L। कभी कभी यहाँ पे कैपिटल A लिखा रहता है या स्मॉल a लिखा रहता है, जैसा भी लिखा रहेगा वही यूज करेंगे। तो अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। हमें ये पता है कि जब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मैंने आगे प्रूफ भी दिया है कैसे, cpt प्लस c4 sin cpt। देखिए जब इसको जो है हम लोग -p² के बराबर लेते हैं, पहले क्या करेंगे, u बराबर xt रखेंगे कैपिटल का, और फिर चेंज ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, और वहां पर फिर k आएगा, k को -p² लेंगे, तो ये सोल्यूशन हो जाएगा। इसी जैसे x को 0 रखेंगे,
तो C1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ही आप x की जगह पे L रखेंगे तो N2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, N पाई L हो जाएगा। जाना है, जा सकते हो, आराम से बैठो वहीं, नहीं जाना, कोई बात नहीं, ठीक। आवाज आ रही है सभी को? बैठ जाओ, तुमको दिक्कत हो रही है ना, बैठ जाओ। देखिए भाई, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपने जो है, जो वेव इक्वेशन है आपकी, वेव इक्वेशन में आपने जैसे ही जो है वो C1 को 0 किया, ठीक है, C1 0 नहीं किया है आपने। यहाँ पे जैसे ही आप cos 0 करेंगे तो cos 0 से 1 हो जाएगा, तो C1 बचेगा यहाँ पे, और ये वैल्यू क्योंकि 0 हो जा रही है तो C1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से C1 को जैसे ही आपने 0 लगाया तो ये C2 sin PS बचेगा, C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि पहली बाउंड्री कंडीशन हमने लगा दी। अब U L T कर रहा है, यानी कि x की जगह पे L रखेंगे, तो जहां जहां पे x यानी कि P के साथ क्या हो जाएगा, PL हो जाएगा, ठीक है, PL हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो sin PL 0, यानी कि sin PL बराबर sin n पाई हो जाएगा, sin n पाई हो जाएगा, PL बराबर n पाई हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, n पाई बाई L हो जाएगा, ठीक। देखिए आपको ये सब चीजें एकदम प्रैक्टिस करते करते याद हो जाए तब तो ठीक है, क्योंकि वहां पे जाके मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। ये सब बेसिकली ये जो पॉइंट है बाउंड्री कंडीशन वाला, ये कॉमन पॉइंट होता है, ठीक। तो अब आप देखिए कि P की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई n पाई बाई L, जैसे कि आपको दिख रहा होगा P बराबर n पाई बाई L, ठीक है। तो हमने ये n पाई बाई L लगा दिया, ये हमारा इस तरह से सॉल्यूशन बढ़ गया। अब क्या है, क्योंकि ये दूसरी इनिशियल कंडीशन दी थी, वो क्या दी थी, del u बाई del t, तो del u बाई del t दी थी, तो del u बाई del t हमने कर लिया, ठीक, del u बाई del t किया हमने, और del u बाई del t ये हो गया C2 sin px, कॉस वाले का माइनस साइन हो गया, साइन का कॉस हो गया, जाना है, ठीक, बैठे रहो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपने जब देखा कि इसको जब 0 रखेंगे, ये कंडीशन इनिशियल दी हुई थी, तो C4 क्या हो जाएगा, C4 बड़ी आसानी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो C4 को जैसे ही 0 कर देंगे तो माइनस का C2 C3 बचेगा यहाँ पे। तो अब चूंकि ये तो डेरिवेटिव वाला है ना, बात स्टेप है, तो डेरिवेटिव वाले को हटा दे, पहले u क्या था, u जो भी था C2 C3 वाले में वही लिख देंगे, तो u था C2 C3 sin n पाई x अपॉन L
cos n पाई ct अपॉन l, इतना लिख दिया। अब इसमें हम अगली आपकी इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगली इनिशियल कंडीशन क्या है आपकी, वो ये है कि ux, 0 जो होता है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है sin पाई x अपॉन l, और जो C2 C3 था उसको हमने bn ले लिया, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो bn हो गया। अब देखिए अगर इसको हम कह सकते हैं b1 b2 b3 b4, तो b1 क्या होगा, जब n को 1 हम कहेंगे तो b1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो ऊपर हमारा ये जो चल रहा था इसमें n की वैल्यू 1 लगा देंगे, और C2 C3 यानी कि bn की जगह क्या लगा देंगे, a लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ प्रूफ आ जाएगा, a sin पाई x अपॉन l cos पाई ct अपॉन l, और यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। जैसे कि ये दिख रहा है, ये देखिए हमने लिख भी दिया है, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज अबव। एक बार इसको जरा शॉर्ट करके भी आप देख लीजिए जल्दी से, ठीक। एक बार में जरा देखिए इसको पूरे सॉल्यूशन को आप, ये सॉल्यूशन है, यहाँ से स्टार्ट है, ये बाउंड्री कंडीशन मैंने आधे पेज में लिखी है, फिर इनिशियल 2 कंडीशन लिखी है, फिर इसको पहली बाउंड्री कंडीशन में लगाया, C1 0 आया, फिर P बराबर n पाई बाई l आया, और फिर क्या हुआ, इसको डेरिवेटिव किया तो C4 0 हो गया इसका, और C4 0 होने के बाद क्या हुआ, B1 a आ गया, n बराबर 1 आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें इसको वैल्यू को रख दिया, तो ये आ गया आपका a sin पाई x अपॉन l cos पाई ct अपॉन l, ये रिकॉर्ड सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखिए एक वन मोर क्वेश्चन है आपके लिए, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बैग है वो 10 व्हाइट बॉल रखता है और 15 ब्लैक बॉल रखता है, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी का, 2 बॉल का प्रोबेबिलिटी का फाइंड करना है कि पहली अगर व्हाइट हो और दूसरी जो है वो ब्लैक हो। अब देखिए टोटल बॉल कितनी है उसमें, 15 ब्लैक है और 10 व्हाइट है, तो पहली व्हाइट हो यानी कि 10 अपॉन टोटल बॉल कितनी, 25, तो 10 अपॉन 25 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट को भी करना नहीं है, और अब क्या है, वो ब्लैक बॉल है, तो दूसरी क्या होगी, 15 हो जाएगी, लेकिन टोटल बॉल कितनी होगी, एक कम हो गई, व्हाइट वाली एक निकल गई, तो टोटल कितनी थी, 25 थी, 25 माइनस 1 24 हो गई, तो 24 यानी कि 15 अपॉन 24 हो गई, और क्योंकि एंड जुड़ा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी आपका देखिए इस तरह से आ जाएगा, तो थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। इसको भी एक बार देख लीजिए शॉर्ट में, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन आपका, ठीक। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए मैंने लिखने वाला जो पूरा कंसेप्ट ही खत्म कर दिया, थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा था मुझे, मैंने लिखने वाली चीजें ही नहीं छोड़ी, ठीक, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस समय टाइम वेस्ट हो, क्रूशियल टाइम है आपका, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह का, ये पैराबोला फिट करने को दिया गया है कि फिट अ पैराबोला सेकंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। तो सेकंड डिग्री होता क्या है, सेकंड डिग्री होता है ये आपका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, a के साथ क्या आपका 1 है, तो पहले इसमें क्या कर दे, 1 से मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा y इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x प्लस c सिग्मा x स्क्वायर, ठीक है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ क्या आ जाएगा, सिग्मा 1, यानी कि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो ये पहली नॉर्मल इक्वेशन हो गई, उसी तरह से ये दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हो गई, ये तीसरी नॉर्मल इक्वेशन हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है भाई, अच्छा देखिए भाई, तो अब जो है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा चेक भी करना रहता है डिस्प्ले पे कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं चेक भी करता चलता हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या किया आपने, ये जो वैल्यू दी हुई थी x और y की, ठीक है, इसको आप स्मॉल x स्मॉल y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू लिखी हुई है, y की वैल्यू लिखी गई हुई है, ठीक है। इनका दोनों का प्रोडक्ट कर लिया, x का स्क्वायर कर लिया, x का क्यूब कर लिया, x की पावर 4 कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि जो नॉर्मल इक्वेशन आई है उसमें हमको इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हमने कर लिया। और हमने ये सारी वैल्यू उठा करके, जो भी आपका यहाँ पे एक समेशन मैंने लिखा नहीं है, इसका ऐड करके जो है वो लिखना चाहिए था। कितनी वैल्यू दी, 4 ही दी हैं, अच्छा ठीक है 5। ये यहाँ पे जो छठा नंबर है टोटल वाला है, जैसे 4 3 7 7 2 9 9 1 10, ठीक है, ये टोटल का कॉलम होगा, ये गलती से 6 लिख गया है, ये टोटल है,
ये इसका टोटल आया y का, तो ये टोटल की वैल्यू हमने इन तीन इक्वेशन में जो है वो लगा दी। जब लगा दी तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन आपकी आ गई। ये तीन इक्वेशन जो आई हैं, ठीक है, वो ये टोटल है, ये टोटल वैल्यू है, इसी को रख दिया है हमने। तो यहाँ पे ये तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन में भी वैल्यू रख दिया। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर ले, जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, एबीसी निकालने में। तो एबीसी कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कैलकुलेटर आप जरूर लेकर के जाएंगे पेपर में, नोट दैट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको करिए जरा। देखिए मैं थोड़ा जगाने की भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर इसमें से कोई सो रहा है तो। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, 10 कैंडिडेट्स दिए थे और जो है उसमें आपको काई स्क्वायर, आई होप कि काई स्क्वायर ही शायद लगाना है इसमें, नहीं टी टेस्ट है, ठीक है, टी टेस्ट है। तो टी टेस्ट का बेस क्वेश्चन आया था, ये बिफोर और आफ्टर दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 कैंडिडेट हैं और उन्होंने कोई कोचिंग क्लास को अटेंड किया, ठीक है। तो ये बिफोर उनका परफॉर्मेंस था टेस्ट का और आफ्टर ये हो गया, ठीक। तो कह रहा है कोचिंग करने का इफेक्ट क्या है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको बताना है कि फायदा मिला है या नुकसान हुआ है, ठीक। देखिए कोई भी सीधी सी बात है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फायदा ही मिलना चाहिए, ठीक है। नुकसान मिल रहा है इसका मतलब है कि आप जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचर अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ता अपने स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कैसे निकलेगा, जैसे 54 माइनस 60 तो माइनस का 6, वो डिफरेंस यहाँ पे लिख दिया है मैंने लाइन से, -6 -4 माइनस +6 -7, ये सारा जो है वो डिफरेंस लिखा हुआ है। इस डिफरेंस को जब आप जोड़ देंगे तो सिग्मा डी आई आ जाएगा। एन क्या है, एन नंबर ऑफ सैंपल दिया था 336 39 110, तो 10 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिवाइड कर दिया, ये माइनस का 1.3 डिफेक्ट का मीन आ गया, ठीक है, ये डिफरेंस का मीन हो गया, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी बार, यानी कि जो अभी हमने 1.3 निकाला था, ठीक है। तो ये 1.3 वाली बात रख दी, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, इसको एस से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये कहा कि नल हाइपोथेसिस हमने ये ली है कि द स्टूडेंट हैव नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम कोचिंग, और फिर हम ये कह रहे हैं कि द स्टूडेंट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम कोचिंग। यहाँ पे डी बार को 0 ले लिया है, डी बार को लेस देन 0 लिया है, ठीक है। एक में देखिए हमने जैसा कि आपको पहले बताया, अल्टरनेट या नल में से एक में नो लगाना होता है, नॉट लगाना होता है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया, इसमें नॉट नहीं लगाया, कि उसमें कह दिया कि कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इसमें कह रहे हैं कि बेनिफिट हुआ। अब देखते हैं कौन सी बात सही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 10 - 1 9 हो गया, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, इसको यहाँ पे एस करके लिखेंगे, ये थोड़ा सा सिंबल जो है एस होगा, एस डी होगा, एस डी अपॉन रूट 10 - 1। तो ये जब निकाला तो इस पे क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं, ठीक है। तो मॉड क्या होगा, माइनस से प्लस आएगा, 0.786। 5% पर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 9 के लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 10 - 1 करके आया था, 9 आया था, ठीक है। तो उस पे क्या होता है, वो होता है आपका, वो होता है आपका देखिए मैंने इसको जो है मिनिमाइज भी कर दिया है, एक बार आप देख लें। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आया है, तो इसके लिए या तो वैल्यू बुक में दी जाएगी या आपको टेबल दी जाएगी। तो ये 1.833 आया, आपका आंसर 0.786 आया है। 0.786 जो है 1.8 से कम है, तो यानी कि टी टेस्ट जो है आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखेंगे नॉट बेनिफिटेड, उससे कोई बेनिफिट नहीं हो। देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि पहले क्या था, वो लड़का जैसे कि आपको दिख रहा है कि पहले 54 मार्क्स ला रहा था, फिर कोचिंग के बाद क्या हुआ कि वो 60 मार्क्स आने लगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे उसका जैसे कि 78 था, बट उसका मार्क्स क्या हो गया, 72 आ गया, ठीक है। तो यानी कि कम भी हो रहा है, ठीक। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा। अगर हर जगह पे प्लस हो रहा होता
तो हम कहते हैं कि हाँ डिफरेंस दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे नॉट ना लेके चल रहे होते हैं। ठीक है भाई, एक बार दिखा भी दो। देखिए आज हमारे बीच जो है बहुत जो है स्मॉल स्टूडेंट आए हैं पढ़ने, बहुत दूर से बुलाए गए हैं, इनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। नाम बताओ जरा बेटा। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, और पीछे आओ, और पीछे आओ। वो भी पलेगी ना। वो भी पलेगी। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं उससे, बच्चे देख रहे हैं आपको। मेरा नाम है प्रतिष्ठित। यहाँ पे अच्छा आप छोटे पड़ जा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बैठो। अच्छा बैठो बैठो बैठो। बच्चे आपसे मिलना भी चाह रहे हैं। हेलो, हमारे बच्चे ने भेजा हेलो, ठीक है। पापा देखो, आओ आओ आओ, मैं आपको दिखा वही कर रहा है। देखो 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 देखो, ये है। अब बताओ इनको, अब बोलो हेलो। चलो बैठो। देखिए एक और क्वेश्चन आया चारपिट मेथड से करने को, माइनस का पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है चारपिट का वो ये होता है, मैंने डेल अपॉन डेल पी मैंने डेल अपॉन डेल क्यू माइनस पी डेल अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल अपॉन डेल क्यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल अपॉन डेल जेड डेल अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल अपॉन डेल जेड। तो आप इसको जो जो भी दिया हुआ है इसको एफ ले लेंगे और इसको पार्शियल करेंगे। मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, इसमें वैल्यू रख दिया है, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे जो है डी पी यानी कि इसके नीचे पी बचेगा, यहाँ क्यू बचेगा। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो पी बराबर ए क्यू एक सोल्यूशन आ जाएगा लॉग लेकर के, ठीक है। कई बार हम लोग किए हैं तो कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक। एक सॉल्यूशन आ गया, जो इक्वेशन दी थी उसमें वैल्यू लगा दिया, यानी कि यहाँ पे आप पी की जगह पर ए क्यू रख देंगे और यहाँ पर भी पी की जगह ए क्यू रख देंगे, कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए। फिर डीजेड का फॉर्मूला क्या होता है, डीजेड बराबर होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ठीक। तो इसमें पी को लगा दिया ए क्यू और क्यू को लगा दिया यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन ए, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से एग्जैक्ट की तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो एग्जैक्ट करने पे ये जो है इसी का डिफरेंस दिख रहा है ए डी एक्स प्लस डी वाई। तो एक्स डी एक्स अगर होता तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, उसको हमने मान लीजिए कि बी ले लिया, ठीक है। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। जेड के लिए हम क्या करेंगे, एक इधर भेज देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, इस क्वेश्चन को आप करना है, ठीक। 2 सेकंड आपको दे रहा हूँ। ये लैग्रांज का क्वेश्चन है, 1920 का जो मैंने पेपर कराया है उसमें भी ये था, ठीक है। देखिए मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी एक पेपर आपको और भी मैंने दिया था उसमें मैंने लिख लिख करके दिखाया था, तो बार बार वही चीज़ें हो रही हैं, एक जैसे ही क्वेश्चन लगभग आते हैं, बस ये उनकी टेक्निक थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैं टेक्निक बताने आ रहा हूँ, मैं बार बार उसको लिख करके नहीं बता रहा हूँ जिससे टाइम वेस्ट ना हो। देखिए अगर एक आधे टॉपिक आप छोड़ रहे हैं हर यूनिट में तो दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें मत छोड़ के जाइए। कुछ चीज़ें हैं जैसे बार बार मुझसे लोग पूछ रहे हैं क्या पढ़े क्या ना पढ़े, आपको हीट वेव लाप्लास मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। सी एफ पी आई निकालना पढ़ना ही पढ़ना है, इधर आपका कर्व फिटिंग पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ना ही पढ़ना है, बायनोमियल क्वेश्चन नॉर्मल ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। काई स्क्वायर पढ़ना ही पढ़ना है, कंट्रोल चार्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतना तो मिनिमम है, बाकी आप जितना पढ़ सके उतना बढ़िया है। पास होने के लिए कम से कम आपको 10 टॉपिक बढ़िया से पढ़ने, 10 से 12 टॉपिक, वो सब मैंने आपको बता रखा है पहले से। अब देखिए इसकी ऑक्सिलरी क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर।
तो P क्या है यहाँ पे, P है mz माइनस ny, Q क्या है nx माइनस lz और R क्या है ly माइनस mx। तो ये सब हमने लिख दिया। अब आप देखिए अगर हम इसको x y और z से मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा कि कुछ इस तरह की बात होगी आपकी, ये इस तरह की बात हो जाएगी, यहाँ नीचे जीरो हो जाएगा। देखिए जरूरी नहीं होता कि हर बार जीरो हो, लेकिन अगर जीरो हो गया तो ये आपका जैकपॉट होता है। ऐसे क्वेश्चन जैकपॉट कहलाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू, यहाँ वाई स्क्वायर बाय टू और यहाँ पे जेड, ठीक है ना। तो ये जेड स्क्वायर, यहाँ जेड छूट गया है, जेड डी जेड होगा, जेड स्क्वायर बाय टू होगा। तो बाय टू यहाँ पे सी वन बाय टू ले लेंगे, टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हमारा आ जाएगा। ये कैसे आया कि हमने x, y और z से मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एल एम एन से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखिए हमने कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड हो गया। तो इस तरह से जो है आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने करके दिखाया नहीं है, ये जीरो ही आएगा। तो डी एक्स का एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी वाई का वाई हो जाएगा, डी जेड का जेड हो जाएगा। तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड जो है वो सी टू आ जाएगा। यही आपका दोनों सोल्यूशन को ये तो बराबर में करके लिख दीजिए, फंक्शन में दोनों को कॉमा लगा के लिख दीजिए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों तरीके से है। ठीक, अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हीट का है, हीट इक्वेशन का है, डेल यू बाई डेल टी बराबर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है। तो इसमें आपने क्या किया, दोनों बाउंड्री कंडीशन लगा दिया, ये सॉल्यूशन दिया हुआ था। ठीक है, यू बराबर एक्स टी इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। तो जब इसमें क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डेल एक्स करेंगे तो डेल एक्स, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स होगा इनटू टी होगा। ठीक है, उसी तरह से डेल डेल यू बाय डेल टी स्मॉल टी करेंगे तो डेल यू बाय डेल टी बाय डेल स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो उसको टी डैश बोल सकते हैं, इसको एक्स डैश बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन में जब यहाँ पे रख देंगे तो देखिए इसमें सी मिसिंग है, सी नहीं होगा। तो जो सॉल्यूशन आता है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी रखे हैं, जैसे के को लिया है, के को माइनस पी स्क्वायर लिया है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है दोनों मैंने दिखाया है कैसे होगा। एक बार इसको ले लेंगे, ठीक, और एक बार इसको टी के साथ वाले को ले लेंगे। तो ये तो सी थ्री की पर माइनस सी स्क्वायर भी होना चाहिए, लेकिन सी क्योंकि क्वेश्चन में बन दिया हुआ है तो सी को नहीं लेंगे। तो माइनस से पी स्क्वायर टी आ जाएगा, दिख भी नहीं रहा, सी कहीं दिख भी नहीं रहा है ना। तो ये टी आ जाएगा आपका, ये टी आ गया और ये आपका इस तरह से एक्स आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, यू एक्स टी हो गया इस तरह से, सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स सी थ्री की पर माइनस पी स्क्वायर टी। अब बाउंड्री कंडीशन पहले लगाई हीट इक्वेशन में कि जो पहला एंड होगा जब x जीरो होगा तो u जीरो होगा। बाउंड्री कंडीशन पहली लग गई, c1 जीरो आ गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि cos जीरो 1 होता है तो c1 बचेगा केवल। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो है इसलिए c1 जीरो हो जाएगा। c2 साइन जीरो जीरो होता है तो c2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो c1 जीरो हो गया, c1 को रख दिया यहाँ पे। तो uxt क्या हो गया, c2 साइन पी c3 की पर माइनस पी स्क्वायर टी। ठीक है, जब यहाँ पे 1 रख दिया आपने x की जगह पे, तो x की जगह पे 1 रखा, साइन p हो गया, इधर जीरो कर दिया, साइन p साइन एन पाई के बराबर हो गया। ठीक है, साइन पी साइन एन पाई के बराबर हो गया, पी एन पाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाए इसमें, देखिए यहाँ पे चल क्या रहा था, C1 जीरो हो गया, C2 C3 बचा, C2 C3 को हमने Bn ले लिया। ठीक है, Bn ले लिया, इनिशियल कंडीशन एक और दी थी ux, जीरो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने t को जीरो किया, तो ये Bn को हमको निकालना है। Bn कैसे निकलेगा, फोरियर सीरीज से निकलेगा। फोरियर सीरीज क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है 2/n 0 to l x माइनस एक्स स्क्वायर साइन n पाई x dx। ठीक है, अब क्या करें हम इसको यूवी मेथड से करें, इसको u ले इसको v ले, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स अपॉन एन पाई हो गया, यहाँ माइनस 1 हो गया, x का 1 हो गया, माइनस 2x हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया, x का 0 हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक, तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे, एक दो स्टेप मैंने कम लिखे हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ये bn की वैल्यू आ जाएगी। bn की वैल्यू के लिए यही जो है आपका वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, कह देंगे वेयर bn इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका, ये आंसर फिनिश हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्या है दिया हुआ, ये लाप्लास इक्वेशन दिया है, आपको लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक, और अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो u बराबर एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स डबल डैश वाई आएगा प्लस एक्स वाई डबल डैश आएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन में बराबर ले लेंगे माइनस के। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें पूरा प्रूफ करने को भी कहा था, सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन, यानी कि तीनों वैल्यू आपको दिखानी पड़ेंगी, के जीरो लेंगे, के पी स्क्वायर लेंगे, के माइनस पी स्क्वायर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लगाना शुरू किया, के की वैल्यू को सबसे पहले जीरो रखा, जीरो रखने पे हमारा ये सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि जब d2x को जीरो कहेंगे तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो m की वैल्यू जीरो जीरो आएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है,
C1 प्लस C2x e की पावर mx e की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो C1 प्लस C2x हो जाएगा। उधर से y बराबर C3y प्लस C4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। पहली बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो जैसे ही x को 0 करेंगे तो यहाँ पे y 0 होगा, तो C4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, C4 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से फिर जब 1 रखेंगे यहाँ पे तो C3 0 हो जाएगा। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि C3 C4 दोनों 0 हो जाने का मतलब कि y का टर्म ही नहीं होगा। जब y का टर्म ही नहीं होगा तो लाप्लास इक्वेशन नहीं होगी। लाप्लास इक्वेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, कहीं पर भी जब ढोलक वोलक बज रही है तो मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो किसी भी पर्दे को जो आप बीट कर रहे हैं तो जो वाइब्रेशंस वहां पे आती हैं तो वो क्या होती है कि लाप्लास इक्वेशन होती है। ठीक, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया ये सॉल्यूशन। तो दूसरा सॉल्यूशन लगा के देखते हैं कि बराबर माइनस पी स्क्वायर, इस पे भी हमने चेक किया, ये भी जो है नॉट पॉसिबल हो गया। देखिए हमने पूरा तरीका लिखा है, बहुत आसानी से बताया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, चौथा तरीका लगा रहे हैं कि जब माइनस का पी स्क्वायर हो, यहाँ पर हमने किया है कि बराबर माइनस के बराबर पी स्क्वायर हो, माइनस पे नहीं आएगा, पी स्क्वायर पे आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई, इसी तरह से ये y की वैल्यू आ गई। ये दोनों हमने सोल्यूशन निकाला। इसमें हम बाउंड्री कंडीशन रखने जा रहे हैं। जो बाउंड्री कंडीशन जो है रखी है हमने, तो हम देखेंगे कि यही हमारा फिट करेगा बाउंड्री कंडीशन को। ये देखिए बाउंड्री कंडीशन रखी है हमने, C3 0 हो रहा है और p बराबर क्या आ रहा है, n पाई आ रहा है, तो इसको रख दिया हमने। हमको ये दिया हुआ था कि u 0, y 0 है, तो जो इसको रखेंगे देखिए u 0, y, तो यानी कि x की वैल्यू 0 कर रहे हैं, तो e की पर 0 क्या हो गई 1, e की पर 0 1 हो गई। तो ये क्या हो गया, C1 प्लस C2 हो गया। तो C1 प्लस C2, क्यों C1 प्लस C2, क्यों C1 प्लस C2 में ही x है। तो C1 प्लस C2 जब 0 हो गया तो C2 क्या हो गया, माइनस C1 हो गया। माइनस C1 हो गया, उसको रख दिया हम लोगों ने। तो u1, y क्या है, fy है। यहाँ से हमने क्या किया, bn लिख दिया इसको। ठीक है, और bn क्या क्या हो जाएगा, bn हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है C1 C4, तो ये हाइपरबोलिक में हो जाएगा, इसको हम हाइपरबोलिक लिख सकते हैं साइन का, तो यही bn हो जाएगा। और bn fy है। अब इसको और ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि bn बराबर क्या लिख देंगे, 2/l 0 to l fy sin n pi x। ठीक है, sin n pi x, l शायद निकला नहीं, n pi x ही रहेगा क्योंकि l क्या है, यहाँ पे 1 आया था। n pi p इक्वल टू n pi l नहीं, n pi आया था कंडीशन से, यहाँ पे देख भी सकते हैं ये n pi आया है, इसलिए यही इतना सोल्यूशन हो जाएगा। हमने यहाँ पे bn लिखा नहीं, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। क्या होगा सोल्यूशन, bn is equal to 2/l 0 to l fy sin y के लिए चल रहा है तो sin n pi y dy। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन का एक क्वेश्चन आया है। कोरिलेशन बहुत आसान होता है, जैसे कि बताइए x माइनस इस बार करते हैं तो 65 माइनस 68 कर देंगे। ओहो, यहाँ पे शायद 65 माइनस 67 माइनस 2 होगा। चलिए ठीक है, इसको करिएगा। वैसे मैंने सोल्यूशन मिलाया तो मेरा ये 0.6 ही आता है। ठीक है, तो इसको करिएगा। और मैं एक बार देख रहा हूँ, गलती इसमें नहीं है, मैंने किया था। इसको पूरे को x को ऐड कर लेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 68 आएगा। इसको जोड़िएगा तो 68 आएगा। तो 65 माइनस 68 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये 69 है तो 69 माइनस 67 क्या होगा, माइनस का 2 होगा। माइनस 3 माइनस 2 का प्रोडक्ट 6 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा। ये सब कर देंगे सॉल्व तो आपकी कोरिलेशन की वैल्यू आ जाएगी। कोरिलेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.6 आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने एक और क्वेश्चन लिखा 5b, μ1 μ2 μ3 μ4। यहाँ पे इसके सबके जो है रॉ मोमेंट आपने निकाल दिए। रॉ मोमेंट क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको मोमेंट अबाउट मीन निकालना है। मोमेंट μ1 0 ही होता है, μ2 का फॉर्मूला लिखा, μ3 का, μ4 का लिखा, ये सारी वैल्यू डाल दी, ये सब आ गई। ठीक है, और x बार क्या होता है, μ1 डैश प्लस a होता है। ठीक है, तो μ1 डैश क्या था, माइनस का 1.5 आया था, उसमें 4 को ऐड कर दिया क्योंकि 4 के अबाउट ये वैल्यू दी हुई थी, तो ये 2.5 आ गया। इसी तरह से आगे आपने सॉल्व किया तो वो ये वैल्यू मोमेंट अबाउट ओरिजिन की आ गई सारी फॉर्मूले लगा के। ठीक है, आसान है लेकिन फॉर्मूला को रटे होने चाहिए। ठीक, इसी तरह से β1 β2 का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक, उसी तरह से एक रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आया था, तो जो प्रोबेबिलिटी दुनिया में जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम 1 होता है, तो हमने इन सब का सम 1 लिख दिया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई आपकी 1/10। ठीक, 1/10 आ गई। और जो है जब आप 1/10, अब ये कह रहा है कि x जब लेस देन 6 हो तब वैल्यू बताइए। क्वेश्चन इसने कहा है कहीं पे, क्वेश्चन ये थोड़ा छूट गया है। तो x लेस देन 6 इसका एक पार्ट था, एक दूसरा पार्ट ये था। तो जब 6 से छोटा कहेगा तो क्या करेंगे, 0 से लेके 5 तक का, तो 0 से लेके 5 तक की जो वैल्यू है k 2k ये सब लिख देंगे और इसमें k की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ये 81/100 हो जाएगा। जब 6 से बड़ा कह रहा था तो 6 के इक्वल कह रहा है, p6 और p7 चाहिए होगा। 1 माइनस दिस कर दे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको कर देंगे तब भी वही आएगा।
ठीक, बहुत आसान था ये। 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो एक पार्ट और बचा है वो भी बताते हैं, ठीक है। अरे उसको ना हिलाओ, फिर कैमरे में दिखेगा नहीं यार। अब तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। हैं? ये ना करो काम। देखिए भाई, स्टार्ट कर रहे हैं फिर से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एफ एक्स है वो आपको दिया हुआ है 3/4x² + 1, ठीक। ये कह रहा है कि वेरीफाई करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्या ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है देखना है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें बहुत सीधा सा बात है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब कोई वैल्यू 1 आ जाए। तो 0 से 1 में अगर हम f(x) को इंटीग्रेट कर दें तो ये 1 आ जाए। तो हमने करके दिखाया है, वो क्या गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि x लेस देन लैम्डा हो इक्वल टू, तो ये px ग्रेटर देन लैम्डा होगा, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है। देखिए कंडीशन दी हुई है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंडीशन हम एक बार जान रहे हैं कि देखिए लेस देन और इक्वल टू लैम्डा दिया है, तो अगर हम ये कह दें कि ग्रेटर देन लैम्डा क्या होगा, अगर हम लेस देन इक्वल टू को 1 में से माइनस कर दें, ठीक है। तो 1 में से, देखिए 1 में से माइनस कर दें तो इधर भी यही चीज लिखी हुई है और इधर भी। इसको अगर इधर ले आए तो ये 2 टाइम हो जाएगा। 2 टाइम में सिंगल टाइम अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो ये 0 से 1 f(x) क्या आ गया, 1/2। f(x) की वैल्यू डाल दिया, इसको सॉल्व कर दिया लैम्डा के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये लैम्डा लिखा जाएगा 0 से लैम्डा, तभी तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। तो ये लैम्डा निकालना था हमको, ठीक। तो यहाँ पे ये 0 से ये लैम्डा में सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू क्योंकि इंटीजर नहीं आ रही, तो ऐसा कोई भी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा वैल्यू, ठीक है। फिर एक देखिए 7th का ए प्रॉब्लम, ये लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि जो 7th का बी है वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, इनोवा पे बेस्ड था, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इसमें आपने क्या किया कि इसका जो है मीन निकाल लिया, एक्स वाले, इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं। कुछ लोग इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो x बार लिख देते हैं, y बार लिख देते हैं। तो x1 बार आपने लिख दिया, ठीक है, अपॉन 10 से डिवाइड कर दिया, ये मीन निकल आया, ठीक। तो उसी तरह से जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, s1² 1/10 सिग्मा xi² - x(bar²), ठीक है। तो ये आ गया 1/10 करके इतना आ गया, ये हो गया, ठीक है। s1² आ गया, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का n1 s1² n1 - 1। तो ये आपका पहला स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, उसी तरह से दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो एफ टेस्ट आ जाएगा, एफ टेस्ट 0.59 आ रहा है, जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 9 और 11 पे जो वैल्यू होती है ये आपको टेबल से दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये 2.9 होती है। तो 2.9 अगर है, ठीक है, तो 2.9 से 0.59 छोटा है तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ठीक है। जब एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई, जो भी स्टेटमेंट नल हाइपोथेसिस का था वो हम लिख देंगे। वो स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सैंपल्स, वी कैन कंक्लूड दैट टू सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, कि जो 2 सैंपल हमने ले रखे थे वो सेम पॉपुलेशन में से थे, ठीक है, वो अलग अलग पॉपुलेशन में थे। हालांकि इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप 2 राइस के
दो राइस के सैंपल ले रहे हैं तो जो भी उनका बैग रहा होगा वो सेम रहा होगा, ठीक है, वो दोनों सेम सैंपल है, ठीक है। होता है ना कई बार कि आप जैसे कह रहे हैं कि डाबर का आपको बासमती चाहिए, तो बासमती का रेट अगर ऐसा ना होने पाए कि एक सैंपल में आपको वो 150 रुपये वाला दिखा दे, एक में आपको 100 वाला या दिखा दे, या जो है और मतलब रेट में डिफरेंस कर दे, ऐसा ना होने पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लेक्चर अटेंड करने के लिए। हो गया काम। हो गया पापा। ओ पापा, पापा, पापा हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, हिला तो नहीं दिए रहो, बाय बाय बाय। हिला दिए तो तुम देखो सब भाग गया उधर, इसीलिए कहते तुम ना रहा करो भाई, तुमने हिला दिया सब गड़बड़ हो गया। मुझे क्या पता था हिल जाएगा। हिल नहीं जाएगा, जब उसको पैर लगाओगे तो हिलेगा नहीं बेटा।